प्रश्न संख्या 1 है, सजीव वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सजीवों और निर्जीवों में कोई एक अंतर बताइए। सजीवों की आकृति एवं आकार निश्चित होती है जबकि निर्जीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार अनिश्चित होती है। प्रश्न संख्या 4 है, पौधों एवं जंतुओं में कोई एक अंतर बताइए। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है जबकि जंतुओं में निश्चित आयु तक ही रुक जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, पौधों तथा जंतुओं में कोई एक समानता बताइए। सभी जंतु तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रश्न संख्या 6 है, अनुकूलन का अर्थ बताइए। जो विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, अनुकूलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मूसला जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण होने वाले परिवर्तन बताइए। भोजन एकत्रीकरण के कारण मूसला जड़ें विभिन्न आकार में फूल जाती हैं, जैसे तर्करूप, शंकुरूप, कुंभीरूप इनकी जड़ें फूल जाती हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण होने वाला परिवर्तन बताइए। भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। प्रश्न संख्या 9 है, अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? यह अपना भोजन किस प्रकार लेता है? अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना पूरा भोजन चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पोषक पौधों से लेता है। प्रश्न संख्या 10 है, सिंघाड़े की जड़ों का कार्य बताइए। इन्हें क्या कहते हैं? सिंघाड़े की जड़ें पानी की सतह के पास घनी और हरी होकर फैल जाती हैं, जो कभी कभी भोजन निर्माण की क्रिया करती हैं। इन्हें प्रकाश संश्लेषी जड़ें कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, आर्द्रताग्राही जड़ें किन्हें कहते हैं? आर्किड की जड़ें हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करते हैं। इन्हें वायुवीय आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संयुग्म को क्या कहते हैं? निषेचन। प्रश्न संख्या 13 है, द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन किस पादप समूह की विशेषता होती है? पुष्पीय पौधों की। प्रश्न संख्या 14 है, परागनलिका प्रायः बीजांड में कहाँ से प्रवेश करती है? बीजांड द्वारा प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 15 है, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? पुष्पीय पौधों में एक नर युग्म अंड कोशिका से संयोग करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है, इससे भ्रूण विकसित होता है। दूसरा नर युग्म दो ध्रुवीय केंद्रकों या द्वितीय केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित त्रिअक्ष प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, इससे भ्रूणपोष बनता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, परागकण किसे कहते हैं? पुंकेसर से परागकणों के उसी पौधे अथवा उसी प्रजाति के वतिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मक्का के पौधों में परागकण किस विधि से होता है? इससे क्या हानि होती है? मक्का के पौधों में वायु द्वारा परागकण होता है, इसमें परागकण अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, इनका अपव्यय अधिक होता है। प्रश्न संख्या 18 है, मात्रक से क्या तात्पर्य है? किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसी राशि को किसी निश्चित मात्रा को मानक मानकर भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त करते हैं, यह मानक ही मात्रक कहलाता है। प्रश्न संख्या 19 है, माइक्रोन से क्या तात्पर्य है? यह अत्यंत छोटी दूरी अर्थात लंबाई नापने का बहुत छोटा मात्रक है। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, अतः 1 माइक्रोन इक्वल 1/10 लाख मीटर, अर्थात 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। प्रश्न संख्या 20 है, एंगस्ट्रॉम से क्या तात्पर्य है? यह लंबाई तथा दूरी का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। इसके द्वारा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को तथा परमाणु व नाभिक के आकार को व्यक्त करते हैं, इसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है तथा 1 मीटर का 10 अरबवां भाग होता है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या कितने किलोमीटर के तुल्य होता है? प्रकाश वर्ष यह लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों अथवा सूर्य व तारों की दूरी आदि को व्यक्त करते हैं। अतः प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, मूल राशियों के मूल मात्रक लिखिए। मूल राशियों के मूल मात्रक इस प्रकार हैं। मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर,
केल्विन, कैंडेला तथा मोल है। ये मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों के वे मात्रक जो अन्य मात्रकों में नहीं बदले जा सकते, अर्थात जो मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और जिन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता, मूल मात्रक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? किन्हीं दो व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण दीजिए। व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अथवा व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल है, घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम अपान मीटर क्यू तथा त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्रश्न संख्या 26 है, चाल से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। चाल किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न संख्या 27 है, गतियों के विभिन्न प्रकार बताइए। गतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। सरल रेखीय गति, गुणन गति, दोलन या कंपन गति, असमान गति तथा आवर्ती एवं अनावर्ती गति। प्रश्न संख्या 28 है, बल के प्रभाव को बताइए। बल वस्तु को चला सकता है तथा उसे रोक भी सकता है। दूसरा है, बल वस्तु के आकार तथा आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। प्रश्न संख्या 29 है, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अदिश राशि, इसमें केवल परिणाम होता है तथा चाल होती है परंतु दिशा नहीं होती है, उदाहरण जैसे चाल। सदिश राशि, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, एग्जाम्पल जैसे बल, आघूर्ण। प्रश्न संख्या 30 है, किसी एक तत्व का नाम लिखिए। सोडियम। प्रश्न संख्या 31 है, किसी एक मिश्रण का नाम लिखिए। नमक व जल का मिश्रण। प्रश्न संख्या 32 है, पदार्थ तथा द्रव्य में क्या अंतर है? पदार्थ स्थान घेरता है जिसमें जड़त्व अथवा द्रव्यमान होता है तथा जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है। इसके विपरीत द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहता है तथा द्रव्य में अंतर अणुक बल कम होता है। द्रव्य की अवस्थाओं में से एक अवस्था है। प्रश्न संख्या 33 है, दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। पहला है जल, दूसरा है गंधक। प्रश्न संख्या 34 है, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं निम्न प्रकार होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस का एग्जाम्पल है लोहा, द्रव्य का एग्जाम्पल है जल, गैस का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 35 है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। पुष्प के मादा अंग का नाम जायांग है। प्रश्न संख्या 36 है, समय का मानक मात्रक क्या है? समय का मानक मात्रक सेकंड है। प्रश्न संख्या 37 है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। प्रश्न संख्या 38 है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। खरगोश, बकरी, ये शाकाहारी हैं। मांसाहारी, चीता, शेर। प्रश्न संख्या 39 है, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है? वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे कपूर, आयोडीन, नौशास्त्र आदि। प्रश्न संख्या 40 है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस, विषाणु को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? मछली के जल में रहने के लिए निम्न अनुकूलन अंग सहायक है, धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े। प्रश्न संख्या 42 है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? ऐसे सभी संसाधन प्राकृतिक कहलाते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में अनेक पदार्थों के प्रचुर भंडारण हैं जो संसाधन के रूप में हमारे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। मिट्टी, ऊर्जा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि। प्रश्न संख्या 43 है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। प्रश्न संख्या 44 है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के जीवित भी रह सकता है क्योंकि यह अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में पानी संचित कर लेता है। रेगिस्तान में ऊँट सामान पहुँचाने तथा यातायात के साधन के रूप में बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। ऊँट के पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, जल में रहने वाले 3 जंतुओं एवं वनस्पतियों के नाम लिखिए। जल में रहने वाले जंतु मछली, कछुआ, मगरमच्छ। जल में रहने वाले वनस्पतियाँ विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक, मांस आदि। प्रश्न संख्या 46 है, जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं।
प्रश्न संख्या 47 है, पक्षियों के लिए देशांतरण का क्या महत्व है? पक्षी में भी मनुष्य की भांति अपनी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अनुकूलन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह परिवर्तन ही उनके देशांतरण के महत्व को समझाता है। प्रश्न संख्या 48 है, पत्तियों के कितने भाग होते हैं? पत्तियों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। प्रश्न संख्या 49 है, पौधों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? हमें स्वयं द्वारा उगाए गए पौधे या स्वयं उत्पन्न पौधों की देखभाल करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: जल की व्यवस्था, धूप से बचाव या उसकी उपस्थिति, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग आदि। प्रश्न संख्या 50 है, तना क्या है? मूल तंत्र के ऊपर वाला भाग तना होता है या बेलनाकार, चिकना तथा हरा होता है। यह नीचे मोटा तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, जड़ों के प्रकार बताओ। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें, उपस्थानिक जड़ें। प्रश्न संख्या 52 है, पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। प्रश्न संख्या 53 है, पौधों के कितने भाग होते हैं? पौधों के 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। प्रश्न संख्या 54 है, जायांग। पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा हुआ अंतिम चक्र जायांग होता है। यह 2 अंडकों का बना होता है जिसमें 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। प्रश्न संख्या 55 है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों की जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रश्न संख्या 56 है, मूसला जड़ तथा उपस्थानिक जड़ को समझाइए। मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है जो पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है, जिसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं जो पौधे के लिए जमीन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। अपस्थानिक जड़ें, इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने द्वारा होता है। यह तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं। यह भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती। यह पौधों के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। प्रश्न संख्या 57 है, पौधों में जड़ का क्या उपयोग है? पौधों की भूमि से जल, खनिज, लवण आदि उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 58 है, जनन से आप क्या समझते हैं? जनन जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इस प्रक्रिया में जीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देते हैं, जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक। प्रश्न संख्या 59 है, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, टमाटर में 24, आलू के पौधों में 48 तथा ड्रोसोफिल में 8 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाली मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। नागफनी। प्रश्न संख्या 61 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। रोपण, कलम लगाना, दाब, कलम। प्रश्न संख्या 62 है, जल द्वारा बीजों के प्रकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। इस प्रकार के प्रकीर्णनों में बीजों की संख्या अत्यधिक होती है। इनके बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन कर जाते हैं। एग्जाम्पल, नारियल, कमल आदि। प्रश्न संख्या 63 है, फलों में जल की कितनी मात्रा होती है? 90% मात्रा। प्रश्न संख्या 64 है, बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? वायु, पानी, उचित ताप। प्रश्न संख्या 65 है, पर परागण किसे कहते हैं? जब किसी दूसरे पुष्प से उसी जाति से परागकण किसी दूसरे के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। प्रश्न संख्या 66 है, बीजों को समझाइए। बीज को पौधे का अत्यंत सूक्ष्म जीव समझा जाता है। इसमें सामान्यतः एक विकसित पौधे के सभी सामान्य गुण पाए जाते हैं। बीजों का निर्माण गर्भाशय में ही होता है। बीज की प्रमुख विशेषता यह है कि यह नए पौधे को जन्म देता है। प्रश्न संख्या 67 है, सजीव एक लक्षण है। सजीव प्राणियों में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि। प्रश्न संख्या 68 है, स्त्री केसर के 3 भागों के नाम लिखिए। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। प्रश्न संख्या 69 है, पत्तियों के मुख्य कार्य लिखिए। पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। प्रश्न संख्या 70 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की निम्न विधियां हैं: मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्रश्न संख्या 71 है, वित्तीय गति या घूर्णन गति का एक उदाहरण लिखिए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वित्तीय गति का उदाहरण है। दूसरा है लट्टू का फिरना या घूमना, घूर्णन गति का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 72 है, कीट बच्छी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। कीट बच्छी पौधे प्रायः दलदली भूमि में उगते हैं। इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा एवं घटपर्णी आदि।
प्रश्न संख्या 73 जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। जलीय पौधों के तने के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु प्रकोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी होती है। जैसे जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और इसकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव नहीं हो पाता। प्रश्न संख्या 74 घर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75 है घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। मशीनों के कलपुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। प्रश्न संख्या 76 है बल का मात्रक बताइए। बल का मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बल उस बल के बराबर होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 77 है गति किसे कहते हैं? यदि समय के साथ किसी वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे वस्तु की गति कहते हैं। प्रश्न संख्या 78 है बल को परिभाषित कीजिए। सामान्य शब्दों में बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। प्रश्न संख्या 79 है वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। प्रश्न संख्या 80 है पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है और उनका यह गुण पारदर्शी कहलाता है, जैसे पानी, कांच आदि। वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है तथा उनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है। प्रश्न संख्या 81 है गैस क्या है? गैस वह है जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। प्रश्न संख्या 82 है तत्व तथा यौगिक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रियाएं करती हैं तो इस क्रिया को के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 83 है मिश्रण के गुणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मिश्रण के गुणों को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न संख्या 84 है ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। प्रश्न संख्या 85 है भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है वह भंगुर पदार्थ कहे जाते हैं, जैसे कांच, कोयला आदि। अभंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें भंगुरता का गुण विद्यमान नहीं होता वह अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि। प्रश्न 86 अब केंद्रण से आप क्या समझते हैं? यह पृथक्करण की एक विधि है। इस विधि में द्रव निलंबित कणों को अलग किया जाता है, जैसे दूध से क्रीम। प्रश्न संख्या 87 है आशवन एवं वाष्पन में क्या अंतर है? आशवन विधि द्वारा किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त किया जाता है, जबकि किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। प्रश्न संख्या 88 है चुंबकीय पृथक्करण विधि से आप क्या समझते हैं? चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। प्रश्न संख्या 89 है ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर कीजिए। ठोस पदार्थों के अणु बहुत पास होते हैं। द्रव पदार्थों के अणु ठोस पदार्थों की अपेक्षा दूर होते हैं। गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर होते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति निश्चित होती है, जबकि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। गैस पदार्थों की आकृति भी निश्चित नहीं होती, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 90 है किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? घन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 91 आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। प्रश्न संख्या 92 है MKS पद्धति में मूल मात्रक क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। प्रश्न संख्या 94 वर्तमान में जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या शाही मात्रक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 95 है लंबाई का या शाही मात्रक क्या है? लंबाई का या शाही मात्रक मीटर है। प्रश्न संख्या 96 12 इंच बराबर कितना होता है? 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। प्रश्न संख्या 97 1 गज में कितने फुट होते हैं? 1 गज में 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न संख्या 98 है मूल मात्रक किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक
मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण है दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण है दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं। प्रश्न संख्या 99। शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं? शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। प्रश्न संख्या 100 है। वर्षा मापी मीटर या यंत्र रेनगेज क्या है? रेनगेज मीटर की सहायता से वर्षा की स्थिति को मिलीमीटर में नापा जा सकता है।